Good morning, future CAs. So let us start with the revision lecture for chapter number 2, audit strategy, audit planning, and audit program. So let me just right away share my screen and then we can jump onto the revision of this chapter. ठीक है? So ऐसे 300 ऐसे 300 लगता है planning of an audit of the financial statement. So planning and audit of the financial statement deals with the auditor's responsibility. तो basically जो planning है that is the responsibility of the auditor. ठीक है? It deals with the auditor's responsibility to plan an audit of financial statement. ठीक है? It states that the objective of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an efficient and effective manner. ठीक है? So that it is performed in an efficient and effective manner. फिर हमने पढ़ा मतलब ऐसे 300 planning and audit of the financial statement deals with the auditor's responsibility to plan an audit of financial statement. अब ये planning जरूरी क्यों है? So that audit can be performed in an effective and efficient manner. ठीक है? अभी फिर बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग है लेकिन इसको हम बाद में कवर करते हैं. ठीक है? एंड ऑल्सो दिस नेचर ऑफ प्लानिंग इसको हम थोड़ा सा बाद में कवर करते हैं. सबसे पहले मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ प्लान. ऐसा नहीं कि ऊपर वाले मेन नहीं है, वो भी मेन है, बट आई वॉन्ट यू टू लिंक वंस यू हैव लर्न दिस टॉपिक. ठीक है ना? एस्टैब्लिश सो एलिमेंट्स ऑफ द प्लानिंग. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू पार्ट. वन इज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड सेकंड वन इज द प्लानिंग एक्टिविटीज. ठीक है? दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. ठीक है? अभी अपन चलते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. मतलब आपको कोई भी एंगेजमेंट शुरू करने से पहले आपको ये 3 चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी. ठीक है? कि क्या आप क्लाइंट को कंटिन्यू कर सकते हो या क्लाइंट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो. ठीक है? तो परफॉर्म प्रोसीजर्स अराउंड दी रिगार्डिंग दी क्लाइंट कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द ऑडिट एंगेजमेंट. इसमें आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि आप प्रमोटर सच्चा है या नहीं है, प्रमोटर सही बंदा है या नहीं है. पता चल रहा है कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ केस है फ्रॉड का, तो क्या आप कभी ऐसा ऑडिट लेना पसंद करोगे? तो जवाब है नहीं. ठीक है? सो यू हैव टू परफॉर्म प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड audit engagements. ठीक है? You have to perform procedures regarding the independence including the ethical requirement. So you have to evaluate compliance with ethical requirements including independence and you have to establish an understanding of the terms of the engagement. तो बेसिकली मैंने बोला सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में दो एलिमेंट्स है. वन इज प्रीलिमिनरी ऑडिट प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटीज. प्लानिंग एक्टिविटीज में फर्दर दो टाइप है, एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. ठीक है? अभी हम चलते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज पे. तो यहाँ पे मैंने बोला आपको 3 चीजें करनी है. जब भी आपको क्लाइंट आ रहा है या फिर आप क्लाइंट को कंटिन्यू कर रहे हो, तो दो वर्ड्स है, क्लाइंट नया क्लाइंट आ रहा है या पुराना क्लाइंट को आप कंटिन्यू कर रहे हो. ठीक है? तो कंटिन्यूइंग ऑडिट एंगेजमेंट है या फिर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है. ठीक है? अभी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कैसे हेल्प करती है एक ऑडिटर को. ठीक है? सो बेसिकली परफॉर्मिंग प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस that may affect the auditor's ability to plan and perform the audit engagement. So preliminary engagement activities helps the auditor in identifying and evaluating. दो चीजें, identify and evaluate events or circumstances that may affect the auditor's ability to plan and perform the audit engagement. मान लो अगर you perform the procedures regarding the continuance or the acceptance of the client and you found that the promoters of the company are not good, तो आप ऑब्वियसली बात है इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे. सो आप बेसिकली इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द and evaluating the events or circumstances that may affect the auditor's ability to plan and perform the audit engagement. So this is a very important phrase wherein we are saying that performing preliminary engagement activities assist the auditor in identifying and evaluating events or circumstances that may affect auditor's ability to plan and perform the engagement. So अभी वापस चलते हैं. Elements of planning, preliminary engagement activity and planning activities. Planning activities, overall audit strategy and then the audit plan. This is what we have learned. Preliminary engagement activities में हमने समझा you have to perform the procedures regarding the client continuance of the regarding the continuance of the client relationship. मैं रिलायंस के साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसका ऑडिटर हूँ. ठीक है? मैं मेरी वो क्लाइंट रिलेशनशिप है, मैं उसका ऑडिट भी करता हूँ, टैक्स ऑडिट भी करता हूँ. दैट इज टू एंगेजमेंट्स. ठीक है? सो perform procedure regarding the continuance or acceptance of client relationship and audit engagements. तो obviously बात है आपको इसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि owners and key management are honest. ठीक है? matters such as integrity of principal owners and key management. ठीक है? फिर आपको देखना पड़ेगा जो मेरे पास टीम है that is competent to perform this audit, competence of the engagement team to perform the audit engagement, and you have to consider the implications of the matter that have arisen during the last year audit and the current audit that have arisen during the current and previous
previous audit engagement that may need to be considered. तो basically आपको preliminary engagement activities बोलता है you have to perform the procedures regarding the continuance of the client relationship and the audit engagement. इसको हमने दो डिस्कशन में डिवाइड किया, एक continuing audit engagement, एक initial audit engagement. मान लो आपके पास ऑडिट पहली बार आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको लास्ट ईयर के जो मैटर्स थे, implication of the matters that have arisen during the previous audit, वो आपको नहीं पता चल पाएंगे. तो इसको अगर आपको पता करना है तो you have to communicate with the predecessor auditor. So that was the only additional point in case of an initial audit engagement. So preliminary engagement activities तीन चीजें करनी है. You have to perform procedures regarding the continuance of client relationship and audit engagement. या continuance भी हो सकता है, acceptance भी हो सकता है. एक्सेप्टेंस और कॉन्टिनेंस में फर्क क्या है? एक्सेप्टेंस जब फर्स्ट टाइम क्लाइंट आ रहा है तो एक्सेप्टेंस वाला फॉर्मूला मतलब वो पैराग्राफ लगेगा, और कॉन्टिनेंस मींस आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कंटिन्यू कर रहे हो. ठीक है, तो कॉन्टिनेंस में आपको तीन चीजें करनी है. इंटीग्रिटी ऑफ द की ओनर्स, की प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट. आपको ये देखना है कि आपके पास सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल है, एंड इम्प्लीकेशन देखनी है ऑफ द मैटर्स दैट आर अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट. अभी फिर एंगेजमेंट पार्टनर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एंश्योरिंग कंप्लायंस टू द एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस. इसके लिए वो क्या करेगा? तो एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना है, एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना है ना. एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन और मेकिंग इंक्वायरीज and identify for evidence of non-compliance with relevant ethical requirements by the members of the engagement team. One second. एंगेजमेंट पार्टनर को एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी कि कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही दैट इंडिकेट्स नॉन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस बाय द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम. ठीक है, बाय द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम. सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन. लेट मी जस्ट शेयर. यस, आई हैव जस्ट शेयर. ठीक है, अगर कोई ऐसा मैटर आता है तो आपको यू हैव टू कंसल्ट विद द अदर्स इन द फर्म एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. तो मतलब बेसिकली आपको क्या करना है? The engagement partner shall remain alert through observation or inquiry, ठीक है, for evidence of non-compliance with ethical requirements by the members of the engagement team. पता चल रहा है engagement team और management दोनों डिनर पे साथ जा रहे हैं रोज. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज नॉट ए एथिकल प्रैक्टिस, क्योंकि आप अपनी इंडिपेंडेंस को शायद कॉम्प्रोमाइज कर जाओ. ठीक है, अगर कुछ ऐसा मैटर आता है तो एंगेजमेंट पार्टनर इन कंसल्टेशन विद द अदर्स इन द फर्म शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. ठीक है, अभी बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस within an engagement. The engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirement that apply to the audit engagement. In doing so, the engagement partner सबसे पहले फर्म, जब भी बंदा कोई ऑडिट करने जाता है तो उससे पहले फर्म के डेटाबेस में इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ली जाती है. जैसे बड़ी फर्म्स में क्या होता है, ईडीएस नाम का एक चीज होता है, एंगेजमेंट डिक्लेरेशन सिस्टम. बेसिकली उसमें होता है क्या, कोई भी बंदा जो एलोकेट होगा उसको पहले इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी पड़ती है. तो अभी एंगेजमेंट पार्टनर को अगर ये कंफर्ट लेना है कि हर बंदा इंडिपेंडेंट है तो ही विल ऑब्टेन द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, है ना. Obtain relevant information from the firm to identify the circumstances or relationships, to identify and evaluate the circumstance and relationship that creates threats to independence. तो वो फर्म से डेटाबेस ले लेगा. अब फर्म के डेटाबेस में किसी ने बोला कि माय फादर इज वर्किंग दिस, तो वो आइडेंटिफाइड ब्रीच हो गया ऑफ द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. सो इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन ऑन द आइडेंटिफाइड ब्रीचेस इफ एनी ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. और अगर इसको पता चल, मतलब बेसिकली वो पूरा डिक्लेरेशन लेगा कि किस किस बंदे ने क्या क्या डिक्लेरेशन दिया. अगर उसमें कुछ ब्रीच आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन ऑन द आइडेंटिफाइड ब्रीचेस ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस एंड पॉलिसीज, तो उसको बेसिकली ही हैज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट, या फिर उसको एक ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी टू अप्लाई और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड. और अगर फिर दोनों ही पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू ईदर एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड. और अगर नहीं पॉसिबल है तो देन यू कंसिडर विथड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट. तो आपको या तो उस थ्रेट को एलिमिनेट करना है या उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना है. एग्जांपल, मतलब या तो उस बंदे को फिर ऑडिट से निकाल दो क्योंकि वो बंदा ऑडिट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसके फादर अगर फाइनेंस कंट्रोलर के पोजीशन पे है तो वो तो इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रही है, तो किसी और बंदे को रिप्लेस कर दो. तो दैट इज एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. सो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हमने तीन चीजें पढ़ी. इसके अंदर फर्दर हमने बोला कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द सो परफॉर्म प्रोसीजर रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप or and audit engagement, evaluating compliance with ethical requirement including independence, and you have to establish the terms of the engagement. So basically client, जैसे हमने last lecture में पढ़ा था, client and the
so auditor should both agree on the terms of the engagement. So this is what we have learned: evaluating the integrity of the principal owner, competence of the engagement team, implication arising from the current and previous audit. Obviously बात है, जब initial audit engagement होगा तो you have to also communicate with the previous auditor. Compliance to ethical requirement and including independence. So engagement partner remain alert through inspection and observation and inquiry regarding evidence of non-compliance with relevant ethical requirement. अगर कुछ ऐसा मिलता है तो he should consult with the others in the firm and determine appropriate action. Engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirement. उसके लिए वो obtain करेगा relevant information from the firm, ठीक है ना, और फिर identify करेगा breaches of the firm, take appropriate action, ठीक है, establishing and terms of the over terms of the engagement. तो अब चलते हैं अपन प्लानिंग एक्टिविटीज के ऊपर, जहाँ पे हमने पढ़ा एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान. तो देयर आर टू पार्ट्स. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, ठीक है. इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान, ठीक है. तो ये हमने पढ़ा, इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट. तो अभी अपन सीधा चलते हैं अभी factors to be taken into consideration by auditor for establishing the audit strategy. तो हमें स्कोप समझना है, टाइमिंग समझनी है, डायरेक्शन समझना है. तो ये 3 पॉइंट से हमारे ये नीचे वाले सारे पॉइंट्स बन जाएंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रेटजी. तो मैंने बोला यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप, ठीक है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप. एग्जांपल, किस गैप में बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यूएस गैप में बनेंगे, इंडियन गैप में बनेंगे, इंडियस में बनेंगे, आईएफआरएस में बनेंगे, किस गैप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे? व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट, ठीक है, किस टाइप का बिजनेस है. तो हमने इसमें एग्जांपल लिया, अगर शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री की आपको स्पेशलाइज्ड होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है. टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोविजन बनते हैं फॉर, क्योंकि फार्मर से रिलेटेड है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस इम्पैक्ट करते हैं, लाइक एमएसपी. तो ये सारी चीजें आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया था बैंकिंग इंडस्ट्री के केस में ऑडिटर को एक सेपरेट रिपोर्ट भी देनी पड़ती है जिसको बोला जाता है एलएफएआर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री रेगुलेटर्स. और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लास्ट ईयर के एविडेंसेस को कितना इस साल लिवरेज कर सकते हो. सो एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट. तो मैंने बोला overall audit strategy sets the scope, timing and direction of the audit, and it paves the way for the development of a more detailed audit plan, and it guides the development of the more detailed audit plan. फिर हमने सीधा jump कर गए the factors that affect the factors to be taken into consideration by the auditor for establishing the audit strategy. तो हमने यहाँ पे समझा you have to identify the characteristics of the engagement that defines its scope. तो यहाँ पे हमने पॉइंट समझे कि basically you have to understand the financial reporting framework, then you need to understand the nature of business segment, then you need to understand the industry reporting requirements, and then you too need to understand that how can you leverage the evidences that you obtained in the previous audit. So scope is clear. Now coming on to direction, timing, ठीक है. You have to ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit, ठीक है, and the nature of the communications required. So basically you have to ascertain the reporting objectives so that you can प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट. अब टाइमिंग अगर आपको प्लान करना है तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा एंटिटी कब रिपोर्ट करना चाह रही है. सो एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है. आपको मीटिंग करनी पड़ेगी मैनेजमेंट के साथ जहाँ पे आप उसके साथ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क डिस्कस कर लोगे. बेसिकली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क यू कैन डिस्कस विद द मैनेजमेंट. अभी आपको बेसिकली मैनेजमेंट के साथ रेगुलर कैचअप कॉल्स करनी पड़ेगी, ठीक है. डिस्कशन विद द मैनेजमेंट ताकि आप उन्हें ऑडिट स्टेटस के बारे में बता पाओ. डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड communication on the status of the audit work, ठीक है. And discussion you have to discuss with the management regarding the expected type and timing of the report to be issued including the auditor's report. तो अब टाइमिंग में आपने 3-4 चीजें पढ़ी, तो आपको एंटिटी का टाइम टेबल देखना है. You have to discuss or you have to organization of the meeting to discuss the nature, timing and extent of the audit work with the management. आप बेसिकली उसके साथ डिस्कस करोगे कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मार्च से पहले कर दूंगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मैं बाद में थोड़ा बहुत
मार्च से पहले कर दूंगा, थोड़ा बहुत मार्च के बाद करूंगा, ताकि मैं आई एम अलाइंड विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अलाइंड कि हाँ इस टाइम पे ये चीज हो रही है। यू हैव टू डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या टाइप की मैं रिपोर्ट देने वाला हूँ, व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट रिपोर्ट, ठीक है, किस टाइम दूंगा। मैंने बोला मार्च खत्म होगा, अप्रैल पूरा लगाऊंगा, ऑडिट करूंगा, 15 मई तक आपको रिपोर्ट दे दूंगा। And you have to basically have the daily weekly status call with the management. So you have to expected communication on the status of the audit work throughout the engagement. So that is another point. And एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ ऑब्वियसली बात है, आपको इंटरनली भी कैचअप कॉल करनी पड़ेगी, मतलब विद इन द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स देयर शुड बी अ टाइमिंग कि कब वो कॉल्स होंगी। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड द टाइम ऑफ रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म। तो कब रिव्यू होगा, तब बेसिकली एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए। तो अभी हमने स्कोप पढ़ लिया, टाइमिंग पढ़ लिया, अब चलते हैं डायरेक्शन पे, ठीक है। अभी देखो, यू हैव टू व्हेन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेटा फॉर एस्टैब्लिशिंग the overall audit strategy. You have to consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team's effort. तो आपको ये देखना पड़ेगा, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वहां पे आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर से इतना कंफर्ट नहीं ले सकते जितना आप कंट्रोल्स टेस्ट करके दे सकते हो, राइट। यू हैव टू कंसिडर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन योर प्रोफेशनल जजमेंट में यू शुड ड्राइव द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो आप अब बेसिकली आप ये अगर उसको सब्सटैंटिव में लगाओगे तो आपको कंफर्ट ज्यादा नहीं आ पाएगा। आपको उसको किस में लगाना चाहिए, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे आपको कंट्रोल्स पे फोकस करना चाहिए। सो द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंट्रोल्स टेस्ट करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम टेस्ट करोगे तो शायद आपका इतना ऑब्जेक्टिवली नहीं हो पाएगा। देन यू हैव टू कंसिडर ऑन द सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, व्हाट हैज बीन द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग। And then you need to also consider what has been the changes in the financial reporting framework, and you have to consider other significant recent development. So the factors to be considered when determining the overall audit strategy, you have to identify the characteristics of the engagement that defines its scope. Then you need to ascertain the reporting objective to plan the timing of the audit and the nature of the communications required. So मैंने बोला basically timing of the audit, आपको timing लिखना है तो आपको entity का reporting timing table लिखना है एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड। तो आपको मैनेजमेंट के साथ उसके साथ डिस्कस करना है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट वर्क प्लान टू बी परफॉर्म, ठीक है। फिर आपको व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइप ऑफ रिपोर्ट एंड द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड टू बी इशूड। फिर हम वी शुड एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। तो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव लर्न। फिर प्रोफेशनल जजमेंट डायरेक्टिंग कैसे होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स। अगर वॉल्यूम ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है यू प्लान टू टेस्ट द कंट्रोल्स रादर देन टू डू इट सब्सटैंटिवली, ठीक है। मतलब सब्सटैंटिव तो ऑब्वियसली बात है आपको करना ही पड़ेगा, यू कांट रिलाई 100% ऑफ कंट्रोल। ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर कुछ भी ना करो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन पहली वाली चीज पॉसिबल है जहाँ पे आप कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं करो और डायरेक्टली सब्सटैंटिवली टेस्ट कर दो। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ कंट्रोल टेस्ट किया और सब्सटैंटिव नहीं किया, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल ना टेस्ट करो लेकिन सब्सटैंटिव कर लो। तो दैट इज समथिंग दैट वी विल लर्न इन फर्दर क्लासेस, बट या दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो अभी चलते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, देन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एफआरएफ एंड अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है। एंड यू हैव टू कंसिडर द रिजल्ट्स। सो factors to be considered in determining the overall audit strategy. You have to consider the results of the preliminary engagement activity जो हमने पहले पढ़ा, and where applicable whether the knowledge gained on other engagements performed by the engagement partner for the entity is relevant. मान लो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, results of the previous audit that involved evaluating the OE of the internal control including the nature of identified deficiency and action taken to address them. तो आप मान लो आपने लास्ट ईयर ऑडिट किया, कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिली, तो आप ये पूछोगे इस साल उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। सो कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन द अदर एंगेजमेंट परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रेलेवेंट। एग्जांपल ले सकते हो, लास्ट ईयर ऑडिट का रेफरेंस ले सकते हो। एंड देन यू शुड असर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो अभी आपको बेसिकली मैंने बोला ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। These are the factors that should be considered. So you have to identify the characteristics of the engagement that defines its scope. You have to ascertain the reporting objective so that you can plan the timing of the audit and the nature of communications required. You should have an open communication with the management as well as amongst the engagement team members. ठीक है ना। फिर आपने you have to consider the factors that are significant in the auditor's professional judgment in driving the engagement team's effort, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यू में
intend to rely on the internal controls. What are the significant industry development? What has been the significant changes in the FRF, and what has been the other significant recent developments? And then you need to consider the results of the preliminary engagement activities, and where applicable, whether knowledge gained on the other engagements performed by the engagement partner for the entity is relevant. And you need to ascertain the nature, timing, and extent of resources to be deployed to perform the engagement. So this is what we have learned. अभी हमने बोला ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी helps the auditor. ठीक है, over the process of establishing the overall audit strategy, assist the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure, such matters. अभी what will overall audit strategy will help the auditor? तो हमने बोला, अभी हमने नीचे जब पढ़ा था, these are the factors to be considered. So nature, timing and extent of resources. तो अभी बस नेचर से चलते हैं. हाई रिस्क एरिया में अभी इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने रिस्क असेस कर लिया है, रिस्क असेस प्रीलिमिनरी रिस्क असेस कर लिया है, और ऑब्वियस फिर ऑडिट स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू इन बेसिकली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो किस हाई रिस्क एरिया में आपको एक अच्छे रिसोर्स को लगाना पड़ेगा. ठीक है, टाइम, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कब लगाना है, व्हेन द रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड. ठीक है, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड. फिर नेचर एक्सटेंट कितना लगाना है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. तो बेसिकली क्या है, द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज द यूज ऑफ appropriately experienced team members for high risk area and the use of expert or the involvement of experts on the complex matter. So it will help the auditor in deciding the following: nature, timing and extent of resources to be deployed, and what is the amount of resources to allocate to specific audit areas, such as the number of team members assigned to observe the inventory count, and what would be when these resources are to be deployed, and how such resources are managed, directed and supervised. उनको कैसे हम direction, supervision and review कर रहे हैं. ठीक है, and how the engagement partner and the manager reviews are expected to take place. So it will help the process of establishing overall audit strategy, assist the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure, such matters as. It will help the auditor in the following matters: किस resource को कहाँ लगाना है, nature, timing and extent of the resources to be deployed. तो basically हाई रिस्क एरिया में आपको ऑब्वियसली बात है एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को देना पड़ेगा. अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू बी डिप्लॉयड. सो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप. You have to establish the ascertain the reporting objective of the engagement, to plan the timing of the audit, and you have to consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team's effort. And then you need to consider the results of the preliminary engagement activities and the where applicable knowledge gained on the past audits. ठीक है, and ascertain the nature, timing and extent of resources to be deployed. ठीक है, अभी चलते हैं. The auditor of T is worried as to the management of key resources to be employed to conduct audit. How the audit strategy would be helpful to the auditor? तो जवाब है, how audit strategy help the auditor in the management of the key resources. तो हमने लर्न किया nature, timing and extent of resources to be deployed. तो अगर हाई रिस्क एरिया है, ठीक है, थिक सफिशिएंट, ऊपर वाला पॉइंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फिर अब चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान. जब आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी बना ली, तो अब आपको ऑडिट प्लान बनाना है. ऑडिट प्लान मींस ऑडिट प्लान इसमें क्या लिखते हो आप, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेस. So understanding the client's business is one of the important principles in developing an audit plan. But obviously बात है, overall audit strategy helps in the development of a more detailed audit plan. Correct? हम भी हमने जो ऊपर पढ़ा. SA 300 state that the auditor shall develop an audit plan that shall include a description of the nature, timing and extent of the planned risk assessment procedure, nature, timing and extent of the planned further audit procedures at the assertion level, or and other planned audit procedures that are required to be carried out so that the engagement complies with SAs. ठीक है, अभी हमने बेसिकली अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एट द असर्शन लेवल क्या कहना चाहता है, हमने बोला एक पीपी अपकॉर्ड है. ठीक है, इसकी हमें रिस्क, इसमें जो असर्शन है एग्जिस्टेंस, और रिस्क है पीपी डज नॉट एग्जिस्ट. ये हमने एग्जांपल लिया, पीपी डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो अभी हमें इसका ऑडिट प्लान बनाना है. तो हमें प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने हैं, जो कि ऐसे 315 में लिखे हुए हैं. ऐसे 315 तीन टाइप के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताता है. वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर, दूसरा इंक्वायरी, तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. ये जब हम ऐसे 315 चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे, तो वहां पे आई विल
रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, बट हाँ अभी के लिए आप समझो, हमें पीपी को चेक करना है, पीपी की एग्जिस्टेंस को चेक करना है। अजर्शन इज एग्जिस्टेंस। अजर्शन क्या होती है? कोई ऐसी चीज जो मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रहा है। पीपी अगर उसने 100 करोड़ का दिखाया है तो दैट मीन्स इट एग्जिस्ट। तो अजर्शन क्या है? पीपी, पीपी इज एन अकाउंट बैलेंस, अजर्शन है एग्जिस्टेंस, रिस्क इज पीपी डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैंने प्लान प्रोसीजर क्या किया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स प्लान किए। मैंने बोला मैं एनालिटिकल भी करूंगा, मैं इंक्वायरी भी करूंगा, मैं ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन भी करूंगा। तो मैंने बोला मैंने एनालिटिकल कैसे करूंगा? पीपी, पीपी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? पीपी अगर एग्जिस्ट करता होगा, एक मशीन एग्जिस्ट करती होगी, तो उससे यूनिट्स प्रोड्यूस होते होंगे, करेक्ट, यूनिट्स बनते होंगे। तो मैं क्या करूंगा? एक मशीन के सामने, उसके सामने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है वो डाल दूंगा, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा पीपी डू एग्जिस्ट। So this is some sort of an analytical procedure wherein I am combining the financial information or the non-financial information for the purpose of my analysis. फिर मैंने बोला मैं इंक्वायरी भी करूंगा, मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भाई इस साल कितनी पीपी अक्वायर करी, क्या क्या फ्रीक्वेंसी आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन का, और आप कैसे इंश्योर करते हो कि पीपी एग्जिस्ट करता है। तो हाउ डू यू इंश्योर? तो मैनेजमेंट बोलेगा भाई हमने एक कंट्रोल लगा रखा है जहाँ पे हम बेसिकली मैनेजमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस वेरीफाई इट्स पीपी। अब मैं इंक्वायरी भी करूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर भी करूंगा, और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। पता चले मैं खुद ही देखने जा रहा हूँ कि हाँ भाई पीपी है भी या नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट आई विल कंक्लूड द रिस्क एज ईदर लोअर, हायर और सिग्निफिकेंट। तो अभी ऑडिट प्लान के अंदर आपको लिखना पड़ता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड देन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अभी देखो फर्क क्या होता है एक ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। अभी चलते हैं आराम से, ठीक है। ऑडिट प्लान क्या होता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो आपको कौन सा प्रोसीजर करना है, ठीक है, बट कैसे करना है दैट इज रिटन इन ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है, मैंने बोला पीपी में मुझे क्या करना है? टेस्ट ऑफ, मैं कंट्रोल्स भी टेस्ट करूंगा, मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करूंगा, मैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल भी करूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला मैं तीनों प्रोसीजर करूंगा। कब करूंगा? मैंने बोला ये वाले दो इंटरिम और फाइनल स्टेज दोनों पे कर लूंगा, और ये वाला सिर्फ फाइनल पे करूंगा। क्या क्या एक्सटेंड मींस कितने सैंपल टेस्ट करूंगा? मैंने बोला 10-10 सैंपल टेस्ट करूंगा, और यहाँ पे सब्सटैंटिव एनालिटिकल में पूरी पॉपुलेशन पे एनालिसिस करूंगा। तो मैंने बोला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो मैंने बोला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दो चीजों में डिवाइड होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर दो में, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो बेसिकली अभी ऑडिट प्लान के अंदर होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर मींस क्या प्रोसीजर करोगे? एग्जांपल रिस्क असेसमेंट में आप एनालिटिकल करोगे, इंक्वायरी करोगे, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, कौन सा प्रोसीजर करोगे, ठीक है। सिमिलरली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आप क्या करोगे? कंट्रोल्स टेस्ट करोगे, सब्सटैंटिवली टेस्ट करोगे, सब्सटैंटिव में भी कौन से वाला करोगे? टेस्ट ऑफ डिटेल करोगे, सब्सटैंटिव एनालिटिकल करोगे। तो यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग, ठीक है। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कब करोगे, कितने करोगे, कितने सैंपल टेस्ट करोगे, तो दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन योर ऑडिट प्लान। बट कैसे करोगे इज डॉक्यूमेंटेड इन योर ऑडिट प्रोग्राम। तो इट ऑडिट प्रोग्राम पे चलते हैं अपन। ऑडिट प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बेसिकली ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम के अंदर फर्क है। तो इसी केस को अगर हम कंटिन्यू करें, मैंने बोला मैं टेस्ट ऑफ डिटेल करूंगा, लेकिन मैं टेस्ट ऑफ डिटेल में करूंगा क्या? सबसे पहले मैं सैंपल निकालूंगा, फिर मैं एग्जिस्टेंस के लिए उसका पीओ देखूंगा, जहां पे मैं देखूंगा कि क्या रीजन था इसे परचेज करने का। मैं देखूंगा क्या क्या कोड्स मंगवाए थे वेंडर से, फिर मैं देखूंगा इनवॉइस देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि गुड्स रिसिप्ट रजिस्टर में सामान आया था, फिर मैं उसका इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देखूंगा टू एंश्योर दैट द पीपी डू एग्जिस्ट। तो दिस इज लेकिन अ पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। और जो बाकी जो हमने पढ़ा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर इज पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लान। अभी चलते हैं अगले पॉइंट पे। एमजीएन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स डिसाइड्स टू इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो अभी हमने बेसिकली अभी हमने बेनिफिट्स नहीं पढ़े, तो पहले मैं आपको बेनिफिट्स पढ़ा देता हूँ। और ऑब्वियसली बात है, जब हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, तो हमने बोला स्कोप ऑफ ऑडिट हेल्प्स द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, स्पेशली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। हमने ये पढ़ा था ना ये पॉइंट कि आपको एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना है या नहीं करना। तो ऑब्वियसली बात है, इट इज वेरी मच विद इन द परव्यू ऑफ द determination of the planning of the audit. So the consideration for the involvement of expert by the auditor fall within the domain of planning. While planning an audit, auditor should have to consider whether the involvement of expert is necessary. In the stated case, companies involved in technical and complex operation. Therefore, while planning an audit, auditor would have to consider whether the involvement of expert is necessary. अभी basically क्या किया, सीए कार्तिक सीधा चला गया और
कार्तिक ने बोला कि भाई मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा, मैनेजमेंट को सरप्राइज सरप्राइज कर दिया मैनेजमेंट को पहले लग रहा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं होगा, सीधा सब्सटेंटिवली टेस्ट होंगी चीजें। तो क्या ये सही है अप्रोच? तो मैंने बोला बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने नहीं कवर किया है, जो कि बेसिकली ये बोलता है कि आप अपने एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग यू कैन डिस्कस विद द मैनेजमेंट, बट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, यू कैन डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द मैनेजमेंट, बट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप चाहो तो अपनी प्लानिंग को डिस्कस कर सकते हो मैनेजमेंट के साथ, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज ना करे आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब आपने क्या सोचा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैं बताता नहीं हूँ, सीधा जाके टेस्ट कर लूंगा, तो ये क्या है, सही है? तो जवाब है नहीं, ये पूरा सही नहीं है। इसका कारण क्या है कि बेसिकली आप देखो, आपको मैनेजमेंट के साथ यू हैव टू असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड। आप जब नेचर ऑफ कम्युनिकेशन आप बोलते हो, तो वहां पे आप बताते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट। तो आप ऑब्वियसली बात है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो बताओगे ना कि भाई मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का प्लान कर रहा हूँ। आप ये नहीं बताओगे कि मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, आप ये नहीं बताओगे कि मैं 31 मार्च को आपके ऑफिस में आऊंगा और मैं कैश वेरीफाई करूंगा, ये नहीं बताओगे, दैट इज नोन एज सरप्राइज चेक। ठीक है, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप सब्सटैंटिव भी करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करोगे। आपने बताया नहीं उसे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करोगे, तो दिस इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज नॉट ब्रिंगिंग एन सरप्राइज एलिमेंट टू द ऑडिट, बट रादर इट इज ब्रिंगिंग अ शॉक फैक्टर टू द ऑडिट। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये सरप्राइज ऑडिट नहीं हुआ, ये शॉक हो गया कि भाई उसको पता ही नहीं है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी होना है। अभी चलते हैं रिलेशनशिप सबसे पहले अब कवर करते हैं व्हाट जो हमने पहले 2 पेजों में छोड़ा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। तो ये हमने पढ़ा था बेसिकली, ऑब्वियसली बात है जब आपने स्कोप, अभी हमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ा, तो वहां पे हमने पढ़ा स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो स्कोप में हमने बोला कि यू विल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। तो यू विल डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। लाइक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बैंक का ऑडिट कर रहे हो, तो आप बैंकिंग रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स को अप्रोप्रिएट अटेंशन दोगे, एंड यू विल आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है, तो यू विल आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। अभी प्लानिंग का फायदा क्या है? प्लानिंग की हमने डेफिनेशन, मतलब प्लानिंग हमने पढ़ा ही ये था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑडिट हो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। सो इट इज टू प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अभी ऑब्वियसली बात है, अभी जब हमने नीचे पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। ये भी हम फैक्टर कंसिडर करते हैं in the determination of the overall audit strategy. So it will help in the selection of the engagement team members. It will facilitating the direction, supervision of the engagement team members and the review of their work. तो जब हमने नीचे जब हमने पढ़ा, तो बेसिकली हमने ये ऑल्सो कवर किया कि इट विल हेल्प इन डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू of their work. ठीक है, असिस्ट, अब इट कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क विद अदर्स एंड ऑल्सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। तो मैंने बोला benefits of planning क्या है, you will pay appropriate attention to the important areas, you will identify and resolve potential problem, it will help in efficient and effective audit, it will help in selection of team members, direction and supervision of the team and review of their work, and you can coordinate with the auditors and the experts। तो अभी मैंने बोला सिंपल नीचे से लर्न करो, सिंपल चलना है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को पकड़ो। स्कोप जब आपने देखा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में, आप स्कोप भी डिफाइन करते हो, टाइमिंग भी डिफाइन करते हो, डायरेक्शन भी डिफाइन करते हो। स्कोप से लर्न करो, you will pay appropriate attention to important areas, ठीक है, and you will identify and resolve potential problems। scope और direction covers these 2 points। ठीक है, अभी बेसिकली आपको क्या होगा, efficient and effective audit, ये तो नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग का ये फायदा ही फायदा है। तो इसको स्कोप डायरेक्शन किसी से मत लिंक करो, स्कोप और डायरेक्शन से आप बस ये लिंक करो कि आपको सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स पता होगी। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या चेंजेस आया है, जब हमने पढ़ा था, you have to consider the factors that are important in driving the engagement team's effort। तो हमने वहां पे पढ़ा था what is the significant industry development, what is the significant you can say changes in the financial reporting framework, what is the volume of the transaction। ठीक है, तो you will pay appropriate attention to the important areas, you will identify and resolve potential problems on a timely basis, effective and efficient audit होगा। अभी फिर हमने बोला nature, time and extent of resources to be deployed। जहाँ पे हमने बोला selection of the individuals, it will help in selection of the individuals। फिर हमने जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, तो हमने बोला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर मींस हाई रिस्क एरिया के लिए अच्छा रिसोर्स देना है, कब देना
देना है एंड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितने देने हैं, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर्स एंड इट विल आल्सो हेल्प इन द डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म, जहाँ पे हमने बेसिकली वो नीचे पढ़ा था, राइट। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जब हमने पढ़ा था तो वहां पे लर्न किया था। तो इट विल हेल्प इन डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट। सो अदर ऑडिटर्स मींस, मान लो एक कंपनी है जिसकी 10 ब्रांचेस है। अब एक ऑडिटर जरूरी नहीं है कि हर ब्रांच का ऑडिट कर पाए, तो एक ब्रांच के लिए या 2 ब्रांच के लिए या 3 ब्रांच के लिए अदर ऑडिटर्स अपॉइंट किए। तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट द वर्क विद द अदर ऑडिटर्स एंड आल्सो द एक्सपर्ट्स, ठीक है। अभी चलते हैं, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या प्लानिंग सिर्फ शुरू में होती है और बाद में नहीं होती? तो जवाब है नहीं। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस। इट्स नॉट अ डिस्क्रीट फेज, ठीक है। इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये बार बार होती रहती है। जो कब शुरू होती है? जब लास्ट ईयर का ऑडिट खत्म होता है तब ये शुरू होती है। दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट, और तब तक चलती है जब तक करंट ईयर का ऑडिट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। प्लानिंग इंक्लूड्स हाउएवर कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ ऑडिट। तो इसका मतलब क्या है? प्लानिंग में कुछ भी चलता रहेगा, पहले फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो रहे हैं फिर रिस्क असेसमेंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन कुछ आपको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले रिस्क असेस करोगे, उसके बेसिस पे ही तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान करोगे, ठीक है। तो प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो फिर अब इसमें इसने आगे जाके बोला कि अगर आपको रिस्क असेस करनी है, अगर आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने हैं, उससे पहले भी आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क सच मैटर्स। अगर आपको रिस्क असेस करनी है तो अभी हमने नीचे पढ़ा था 3 मेथड्स है, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो आपको कौन सा मेथड लगाना है? एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क। अगर आपको रिस्क असेसमेंट करनी है, उससे शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्रोसीजर लगाना है, एनालिटिकल लगाना है या फिर अदर अदर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या करना है आपको बेसिकली, ठीक है। फिर आप बेसिकली ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिस्क असेस कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल कर लो, अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो आपको ट्राई के बारे में पता होना चाहिए, बैंक के रेस्पेक्ट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बात, आप रिस्क तभी डिटरमाइन कर पाओगे जब मटीरियलिटी आपको पता होगी। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया था, अगर मान लो 1 लाख रुपए का बैलेंस है जो कि, और मटीरियलिटी भी 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब बैलेंस इज 1x ऑफ मटीरियलिटी, 1 टाइम्स ऑफ मटीरियलिटी, ठीक है। तो वो इतना मटीरियल नहीं है, राइट। और वही एक बैलेंस ले लो जो कि 100x ऑफ मटीरियलिटी, तो ऑब्वियसली बात है आपका फोकस किस पे होगा ज्यादा। तो आप हायर रिस्क या लोअर रिस्क, अभी 1x वाले को हायर रिस्क तो नहीं बोलोगे ना, आप 100x वाले को हायर रिस्क बोलोगे। हो सकता है और भी फैक्टर्स कंसिडर करते हो, बट डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी इज एसेंशियल प्रायर टू योर प्रोग्रेस विद द रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट को भी आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा। इफ यू आर प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, देन योर रिस्क असेसमेंट नीड्स टू कंसिडर दिस फैक्ट दैट यू आर प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। तो अगर आपको रिस्क असेसमेंट करना है, उससे पहले आप देखो, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस एंड इट्स नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। ये जब लास्ट ईयर का ऑडिट खत्म होता है तो शुरू होता है और इस ऑडिट के खत्म होने तक चलता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज कब भी हो रही है, इसका एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट होता है, उसके बाद ही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पहले हो जाए, मतलब एक, हाँ ऐसा हो सकता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट्स के बेसिस पे रिस्क असेसमेंट में रिवीजन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिस्क असेसमेंट किया ही नहीं और सीधा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो। तो रिस्क असेसमेंट एंड देन ओनली इट्स फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है, एनालिटिकल लगाना है, इंक्वायरी लगाना है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन लगाना है। सो द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देन यू नीड टू डिटरमाइन द मटीरियलिटी एंड ऑब्वियसली बात है कितने एक्स ऑफ मटीरियलिटी आपका अकाउंट बैलेंस है, उसके बेसिस पे आप रिस्क क्लासिफाई करोगे, हायर, लोअर, सिग्निफिकेंट, ठीक है। एंड वेदर यू आर प्लानिंग टू इन्वॉल्व द एक्सपर्ट। A risk assessment procedure are the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the ROMM, whether due to fraud or error at the financial statement and the assertion level. Obviously, बात है सारे key engagement members should be part of the planning the audit. So all the key engagement members would be there in the planning meeting. It helps in getting their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process. You have to discuss the element. You can discuss. The auditor may decide to discuss
elements of the planning with the entities management to facilitate the conduct and management of the audit engagement. But it should not compromise with the effectiveness of audit. That is what we have learned. This is what we have already covered: preliminary engagement activities, then audit strategy, and the development of the audit plan. This is all done. अभी चलते हैं 1 second, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो मैंने बोला ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द ओवरऑल ब्रॉड अप्रोच, जिसके बेसिक पे इट गाइड्स द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मोर ऑडिट डिटेल्ड ऑडिट प्लान, ठीक है? इट सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच, whereas the audit plan addresses the various matters identified in the overall audit strategy. So it addresses the matters that are identified in the overall audit strategy. Overall audit strategy sets the scope, timing, and direction. Audit plan sets how this strategy is to be implemented, ठीक है? Audit plan is more detailed, क्योंकि इसमें nature, timing, and extent of the planned audit procedures भी लिखे होते हैं, ठीक है? Nature, timing, and extent of the audit procedures to be performed भी लिखे होते हैं. Once the overall audit strategy has been established, an audit plan be developed to develop the various matter identified in the ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले कायदे से क्या होना चाहिए? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके बाद में ऑडिट प्लान बनना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिक्वेंशियल प्रोसेस भी है. हो सकता है कि कभी ऑडिट प्लान में चेंज आया तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी चेंज आएगा. तो जनरली क्या होता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जब बनती है तो एन ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू एड्रेस द वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस, बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी जनरली क्या होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है फिर ऑडिट प्लान बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, बट दीज आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू अनदर. तो अभी हम इससे समराइज कर दे. ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच एंड ऑडिट प्लान डिस्क्राइब्स हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी. सो इट सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच, और इसमें बेसिकली ये होता है ऑडिट प्लान कवर्स हाउ द एलिमेंट्स how the various matters identify in overall audit strategy. Audit plan addresses the various matters, ठीक है? अभी चलते हैं ऑडिट प्लान क्या होता है. इट्स मोर डिटेल्ड इन नेचर. इसमें बेसिकली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिखे होते हैं. ऑडिट स्ट्रैटेजी जब बन जाती है उसके बाद टू एड्रेस द वेरियस मैटर हम ऑडिट प्लान पे प्रोसीड करते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि दीज आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस, बट ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान करना ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है. दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज द ऑडिटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. अब इस वाले केस में क्या होता है, बेसिकली वो मैनेजमेंट को बोल देता है कि तुम ही ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान बना लो. तो क्या ये सही है? तो जवाब है नहीं. ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान. अभी चेंजेस टू द प्लान एंड डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. तो हो सकता है कि आपको प्लानिंग में कुछ चेंज करने की जरूरत हो. द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट. मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया हो, कोई चेंज इन कंडीशन हो गई हो, या फिर आपको कुछ ऐसा एविडेंस मिला हो, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स परफॉर्म, कि आपको लगता है कि प्लानिंग में चेंज है. द ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान एंड देयरबाय द रिजल्टिंग प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द असेस्ड रिस्क. तो ऑब्वियसली बात है वो रिस्क को रिवाइज करेगा, प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को रिवाइज करेगा. तो हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया हो, जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया था, कंपनी में बाद में जाके आग लग गई, दैट इम्पैक्ट्स गोइंग कंसर्न, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया हो, चेंज इन कंडीशन हो गई हो, या फिर ऐसा एविडेंस मिला है फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर दैट आई नीड टू रिकंसिडर, दैट ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान में आप क्या करते हो? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. तो एंड देयरबाय द रिजल्टिंग प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द असेस्ड रिस्क. और ऐसा हो सकता है कि उस समय जब आपने रिस्क असेसमेंट किया था तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल नाउ. तो आपको हो सकता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड दी ऑडिट प्लानिंग. दिस मे बी केस व्हेन द इंफॉर्मेशन कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान द ऑडिट प्रोसीजर. तो हमने इसमें बेसिकली कुछ इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस समझे जहां पे हमारी प्लानिंग में चेंज की रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो मैंने बोला जब आपने रिस्क असेसमेंट किया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान
द ऑडिट प्रोसीजर। तो जब मैंने प्लानिंग करी थी तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिली थी वो डिफरेंट थी और जो अभी मेरे पास एक्चुअल है। अब या फिर ऐसा होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ हो, कुछ चेंज इन कंडीशन हुई है, या फिर मुझे कुछ ऐसा एविडेंस मिला है बेस्ड ऑन द प्रोसीजर परफॉर्म दैट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन माय ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी and the audit plan. And obviously audit plan includes the plan, nature, timing and extent of the further audit procedure, so you have to revise that as well, based on the revised consideration of the assessed risk. अभी सुपरविजन एंड रिव्यू जब हमने पढ़ा था ऊपर, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब हमने पढ़ा था, तो उसका हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था कि इट हेल्प्स द ऑडिटर इन डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। अब आपको किसका डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू करना है, तो ऑब्वियसली बात है, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो इसमें मैंने बोला अब मान लो कौन बंदा ऑडिट कर रहा है, अगर अच्छा बंदा ऑडिट कर रहा है तो उसका रिव्यू कम करने की जरूरत है। कौन सा एरिया कर रहा है, अगर रेवेन्यू कर रहा है तो ऑडिट करना बहुत मतलब रिव्यू करना बहुत जरूरी है। मतलब कौन सा एरिया कर रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑडिट। ठीक है, व्हाट इज द असेस रिस्क, अगर हायर रिस्क कर रहा है या सिग्निफिकेंट रिस्क कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है मुझे रिव्यू करना बहुत जरूरी है। एंड अगर छोटी एंटिटी कर रहा है, बड़ी एंटिटी कर रहा है, तो अगर छोटी है तो थोड़ा कम सुपरविजन रिव्यू होगा, बड़ी एंटिटी है तो बहुत ज्यादा सुपरविजन एंड रिव्यू होगा। तो बेसिकली सो प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट, दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड। डॉक्यूमेंटेशन, अभी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना ही करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, audit plan, and what has been the significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such changes। ठीक है, अभी आप चलते हैं इस वाले केस में, CA Mary while planning the audit, considering you are able to identify, हाँ basically अभी इसमें वो she is inquiring from the in-house legal counsel of the company regarding the pending litigation matter against the company to identify and assess the ROMM। तो अगर कोई भी प्रोसीजर किया जाता है to identify and assess the risk of material misstatement, तो हम उसे risk assessment procedure बोलते हैं। So this is the planned risk assessment procedure to identify and assess risk of material misstatement। The objective of planned inquiry is to identify and assess the ROMM। Such planned risk assessment procedure are included in audit plan। ठीक है, where these identified procedures are included, तो मैंने बोला it is included in the audit plan। तो ऑडिट प्लान में आप क्या लिखते हो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अभी क्या हुआ है कि एक आईटी इंडस्ट्री में चेंज हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आईटी इंडस्ट्री में एक ऐसा चेंज हुआ है जहां पे आपको इस मैकेनिज्म को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फेलियर टू कंप्लाई विद रेगुलेशन कैन पोटेंशियल लीड टू सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज अगेंस्ट द कंपनी। तो ये सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट है। इज द अबव फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हेन फ्रेमिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। तो हमने बोला फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर, तो हमने एक बोला उसमें एक पॉइंट ये भी होता है, you have to consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team's efforts। So, example, significant industry development या फिर significant changes in the FRF या फिर other significant development। So this is one of the significant development and should obviously consider this factor when establishing the overall audit strategy। Changes in laws and regulation affecting the company is a factor to be considered while establishing overall audit strategy। अभी चलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। मैंने बोला इट्स अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब जहाँ पे हमने बेसिकली ऑडिट प्लान में देखा था नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होता है, लेकिन उन एक्टिविटीज को करना कैसे, इट्स अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने बोला एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on the financial statement। अभी क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेसेस के लिए चल सकता है, तो जवाब है नहीं। बिजनेसेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। वर्क विच इज सुटेबल टू वन एंटिटी माइट नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर बिजनेस। वहां पे हो सकता है एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल्स ऑफ वन एंटिटी माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, इट माइट डिफर फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। ठीक है, सो on account of these variation, it is not practicable that one audit program can be leveraged for all businesses। अभी एक ऑडिट प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि असिस्टेंट जो है अपना वो माइंड चलाना बंद कर दे, तो जवाब है नहीं। ही शुड ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड। असिस्टेंट्स एंगेज इन द जॉब शुड बी एंगेज टू कीप एन ओपन माइंड। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स। अगर कुछ उसकी नॉलेज में कोई सिग्निफिकेंट मैटर आता है तो उसको बताना चाहिए टू दी पार्टनर और द प्रोपराइटर ऑफ द फर्म एंगेज फॉर ड्यूरिंग द ऑडिट। एंड एज और ऑब्वियसली बात है
जैसे जैसे आपका ये ऑडिट चलता जाएगा, आप जैसे जैसे प्रोसीजर करते जाओगे, द प्रोग्राम मे बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। हो सकता है आपने कोई चीज मिस कर दी हो, जैसे भी हम नीचे सिचुएशन में पढ़ेंगे जहाँ पे एक केस स्टडी थी जहाँ पे एक मतलब सीए ने बेसिकली ये लेफ्ट आउट कर दिया था कि स्क्रैप स्क्रैप के अराउंड उसने कोई भी प्रोसीजर नहीं बनाए थे, स्क्रैप सेल के अराउंड, ठीक है। लेकिन उसे बाद में जाके पता चला कंपनी अच्छी खासी स्क्रैप सेल करती है। तो you have to tailor that program accordingly, so the assistant should keep an open mind, and obviously बात है, the program needs to be reviewed on a periodic basis so that it continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction. अभी अगर आप इसको अपडेट नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि you might be question that बिजनेस पॉलिसी चेंज हो गई है लेकिन आपने अपना ऑडिट प्रोग्राम अपडेट नहीं किया है, एंड दैट माइट मीन दैट यू आर नेग्लिजेंट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, ठीक है। तो दिस नीड्स टू बी periodically reviewed. So this is what we have learned. This is a series of verification procedure. One audit program cannot suit all businesses. Assistant should keep an open mind. जहाँ पे हमने बोला अगर कुछ लेफ्ट आउट ओरिजिनली आइटम रह गया हो तो उसको भी आप ऑडिट प्रोग्राम में बाद में इंक्लूड कर सकते हो, एंड इट नीड्स टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड, ठीक है। अब आपको जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है। आपको ये माइंड में रखना है व्हाट इज द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द एंगेजमेंट, ठीक है। व्हाट इज द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एंगेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। आपको प्रोसीजर्स बनाने हैं, राइट। सो इट्स इट यू हैव टू प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग फॉर द प्रोसीजर टू दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान, दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान, एंड डिटरमाइन द एविडेंस। ऑब्वियसली बात है, प्रोसीजर करके आपको क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। तो यू हैव टू डिटरमाइन the evidence that is reasonably available and identify the best evidence for having the necessary satisfaction। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके सामने दो दो प्रोसीजर्स है, ठीक है। एक है आप कंफर्मेशन भेज सकते हो, दूसरा है आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस को टेस्ट कर सकते हो। कौन सा प्रोसीजर आपको बेस्ट एविडेंस लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंफर्मेशन भेजना, ठीक है। तो डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, मान लो लेकिन कंफर्मेशन भेजने का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर फायदा नहीं ना, फिर तो आपको इनवॉइस देख के ही कंफर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, तो मैंने बोला सबसे पहले आप स्कोप एंड लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाइए। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली सेट आउट करिए, ठीक है। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल व्हिच सर्व्स एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द असिस्टेंट इन्वॉल्वड इन द ऑडिट एंड हेल्पिंग कंट्रोलिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। तो स्कोप एंड लिमिटेशन को ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव्स दो ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया को ध्यान में रखिए, देन यू प्रिपेयर अ ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग फॉर द प्रोसीजर दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान, and you need to determine the evidence that is reasonably available and identify the best evidence and apply only those steps and procedure which are useful in accomplishing the verification purpose in the specific situation। तो वही steps या वही procedure करिए that are useful, that are helpful in achieving and accomplishing the verification purpose। तो ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, कोई भी प्रोसीजर मीन्स अभी मान लो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इनवॉइस को टेस्ट किया, इनवॉइस के पर्टिकुलर्स देखे, लेकिन मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से ट्रेस बैक ही नहीं किया। मैंने ये देखा ही नहीं कि क्या क्या ये इनवॉइस अप्रोप्रिएटली इंक्लूड हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या इसके लिए मुझे सेल्स मतलब परचेज ऑर्डर मिला था फ्रॉम द कस्टमर कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है। तो बेसिकली आप ये देखो कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक एक स्टेप करके आपने बेसिकली मतलब यू शुड कंप्लीट द प्रोसीजर ताकि वो आपका पर्पस सॉल्व हो पाए। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस, एंड यू नीड टू कंसिडर ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर कि असिस्टेंट हमारा कहाँ पे गलती कर सकता है, कहाँ पे उसको डाउट आ सकता है। यू टू कंसिडर ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड यू नीड टू कोऑर्डिनेट दी प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम। मान लो सेल्स एंड डेटर शुड बी कवर्ड बाय बोथ दी पर्सन, मतलब सेम पर्सन, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे बिटवीन द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम, क्योंकि जिस बंदे को सेल करिए वही तो बंदा डेटर में आ रहा होगा। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो आपको बेसिकली इट्स मैंने बोला ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, इट्स अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैंने बोला यू हैव टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, तो आपको स्कोप एंड लिमिटेशंस को माइंड में रखता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखना है, एंड देन यू नीड टू write the what are the procedures, then what is the evidence expected to be available and identify the best evidence। You need to also consider the possibilities of error and you need to coordinate the procedures to be applied within the related item। अभी it is designed to provide all audit evidence। audit evidence क्या होता है, एक ऐसी information used by the auditor in framing an opinion, ठीक है। information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based। audit evidence किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो audit evidence वो कैसे obtain कर सकता है, तो वो inspection कर सकता है, इंक्वायरी
कर सकता है, रिकैलकुलेशन कर सकता है, तो बेसिकली यही सारे मिनट्स पढ़ सकता है, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडा रिकॉर्ड्स पढ़ सकता है। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट एग्जामाइन कर सकता है, इंस्पेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैनेजमेंट, कैसे वो एविडेंस ले सकता है। The auditor picks up evidence from a variety of fields: documentary examination, physical examination, statement and explanation, arithmetical calculation कर सकता है, what is the state of internal controls, what is the interrelationship between various accounting data, subsidiary and memoranda record means components की क्या information है, when minutes पढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैश के लिए सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या है, अकाउंट, इन्वेस्टमेंट प्लेस एट द बैंक, उसके लिए बेस्ट प्रोसीजर क्या है, बैंकर का सर्टिफिकेट। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है। अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑडिट, मैंने बोला बहुत सारे एडवांटेज है। असिस्टेंट को हेल्प करता है, इट सेट्स द टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट आल्सो प्रोवाइड द टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑब्वियसली बात है, असिस्टेंट हैव टू एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसको साइन करना पड़ता है, एंड इट गाइड्स फॉर द ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर। प्रिंसिपल को कैसे हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट, क्योंकि आपको पता है ये वाला काम टफ है तो आपको बढ़िया बंदा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला काम आसान है तो आपको आसान मतलब कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है। इट अवॉइड्स ओवरलुकिंग ऑफ सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्ड, क्योंकि आप एक रिटर्न प्लान के हिसाब से चल रहे हो, एंड इट कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट एंड एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज और नेग्लिजेंस बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर। तो मैंने बोला it provides assistant to carry out with the total and clear set of instruction. It provides him with the total perspective of the work to be performed. It helps the principal in the selection of the assistant. You are doing it on a basis of a written and predetermined program, so there is very less chances of overlooking something. Assistant sign करते हैं जहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये किया कि भाई मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया है, तो इसके लिए वो अकाउंटेबल हो गए, ठीक है। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क कैरिड आउट बाय देम इंडिविजुअली, एंड वर्क में बी ट्रेस बैक टू द असिस्टेंट। प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है दी प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट, वो दे सकता है ऑडिट प्रोग्राम कितना हुआ है। अगर उसमें लिखा है सब यस 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 सब कंप्लीट हो गया, तो हाँ ही कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट, एंड इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर। तो इट कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एंड अब इट सर्व्स एज द एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अ रीजनेबल मैनर, एंड ही हैज एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। ऑब्वियसली बात है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आप एक रिटर्न सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ चल रहे हो, तो दैट माइट समटाइम लुक लाइक ए रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, इट माइट लुक लाइक इट्स मैकेनिकल। ऑब्वियसली बात है, कुछ जो शैतान असिस्टेंट होंगे, ठीक है, इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स मेक ए शेल्टर कि बिहाइंड द ऑडिट प्रोग्राम, वो ये बोलेंगे कि प्रोग्राम के अंदर तो लिखा ही नहीं था कि ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। डिफरेंट डेफिशिएंसीज इन देयर वर्क ऑन द ग्राउंड दैट नो इंस्ट्रक्शन इन द मैटर इज कंटेंट देयरइन, एंड हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। तो मैंने बोला मैकेनिकल बन सकता है, कई बार काम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल बन जाता है। फिर मैंने बोला इट में किल द इनिशिएटिव ऑफ एंटरप्राइजिंग एंड एफिशिएंट असिस्टेंट, एंड हो सकता है कि यू कैन से दैट इनएफिशिएंट असिस्टेंट माइट टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। फिर मैंने बोला लेकिन ये डिसएडवांटेज ओवरकम किए जा सकते हैं बाय द सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड ऑन बाय द असिस्टेंट, एंड ऑडिटर शुड हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड। जो असिस्टेंट बता रहा है उसको वो प्रोफेशनल सुने, मतलब ऑडिटर शुड लिसन टू इट, ठीक है। द ऑडिटर मस्ट हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड एज रिगार्ड्स द असिस्टेंट, एंड द असिस्टेंट शुड बी एनकरेज्ड टू ऑब्जर्व मैटर्स ऑब्जेक्टिवली एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द नोटिस ऑफ द सुपरवाइजर और प्रिंसिपल। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि assistant should keep an open mind. The assistant should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matters to the notice of the supervisor और principal. अभी रोहित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। अभी इसने सोचा कि इसने ई-वे बिल ना कुछ बने थे और 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल हो गए मार्च के महीने में, तो हो सकता है कंपनी फर्जी सेल दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये मैटर इसने अपने प्रिंसिपल को नहीं बताया। तो एटीट्यूड ऑफ रोहित इज नॉट प्रॉपर। द असिस्टेंट शुड ऑब्जर्व मैटर्स ऑब्जेक्टिवली एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द अटेंशन ऑफ द सुपरवाइजर और प्रिंसिपल। रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ मैनी बिल्स नीड टू बी लुक्ड इनटू। अभी सैंपल ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक सेल्स के लिए क्या क्या होगा, आप बेसिकली इंस्पेक्ट करोगे इनवॉइस, तो वेरीफाई दी फ्यू सेल्स इनवॉइसेस, फिर आप उसको ट्रेस करोगे डे इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर आप ट्रेस करोगे इनटू द स्टॉक रिकॉर्ड, यू विल ट्रेस इट इनटू द डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज लिंकिंग, हमने बोला ना कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस आइटम, एंड यू विल आल्सो वेरीफाइड विद फ्रॉम द ई-वे बिल पोर्टल। तो दैट इज व्हाट this example is all about. So this is an type of an audit program. अब ये केस स्टडी थी जहाँ पे बेसिकली एक नई सीए इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर्स देख रही है, कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टाफ देख रही है। तो ये बेसिकली इट्स इन द नेचर ऑफ द
प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। फिर बेसिकली वो देख रही है कि कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस है, कितनी ब्रांचेस है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इट इज बेसिकली शी इज एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। तो शी इज सेटिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लान इंक्वायरी, वो प्लान कर रही है कि वो इंक्वायर करेगी मार्केटिंग और बिजनेस साइड से। ठीक है, एंड ऑल्सो शी विल विजिट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ द प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड इट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी आता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी आता है। व्हाट इज द डिटेल सेट ऑफ, उसने डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना के अपने असिस्टेंट्स को दे दिए, इसे हम ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। और अगर उसको मान लो उसमें कोई भी चेंज करना हो, उसमें क्या हुआ था, जैसे इससे स्क्रैप सेल वाला मैटर रह गया था, तो अगर कुछ लेफ्ट आउट मैटर हो गया तो शी शुड अपडेट द ऑडिट प्रोग्राम क्विकली। तो दैट शुड मॉडिफाई द अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। तो मैंने बोला जवाब है हाँ, कायदे से पहले क्या बनता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। बट जरूरी नहीं है कि दीज आर sequential process, these are very closely and interrelated to each other and changes in one might impact the other. ठीक है, once the overall audit strategy has been established, an audit plan be developed to achieve the audit objective. Establishing an overall audit strategy that suits the scope, timing is the prerogative of the management. तो क्या मैनेजमेंट को बनाना पड़ता है ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान? तो जवाब है नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट। प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, तो जवाब है नहीं, इट्स नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रादर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, जो कि लास्ट ईयर जब ऑडिट खत्म होता है वहां से शुरू होता है और जब तक इस साल का ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चलता है। एंड ऑब्वियसली बात है, लेकिन प्लानिंग ऐसा भी नहीं कि कोई भी चीज कब भी हो रही है, यू हैव टू कंसिडर द टाइमिंग ऑफ द फैक्टर, लाइक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड ओनली वंस द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैज बीन डन। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यू माइट नीड टू रिवाइज द risk assessment. A detailed audit program once prepared for a business can be used for business under all circumstances. तो जवाब है नहीं, business varies by size, nature and composition. Work which is suitable to one business might not be suitable to another. Efficiencies and operation of control for one business might not be an efficient control for the another business. So you can't leverage the audit program for one business to another business. The audit plan is more detailed than the overall audit strategy. तो जवाब है हाँ, because इसमें nature, timing, extent of the planned further audit procedure, planned risk assessment procedure, सब कुछ आता है इसके अंदर। Discuss how performing preliminary engagement as part of the planning and audit assist auditor। तो मैंने बोला it helps in preliminary engagement activities में आप तीन चीजें करते हो। पहली है आप you ensure compliance with the client continuance, so whether you can performing procedures around the client continuance of the client relationship of the and the audit engagement। तो क्या आप continuance of the client relationship and वो कर सकते हो, and you evaluate the ethical requirements including independence and you agree the terms of the engagement। अभी it helps the auditor in identifying and evaluating circumstances and relationship that may affect the auditor's ability to plan and perform the audit engagement। Discuss how an engagement partner ensure that the firm complies with relevant ethical requirement including independence in relation to audit। तो मैंने बोला ये इसमें वो वाले पॉइंट, 5 पॉइंट्स, ठीक है, जो हमने ऊपर लर्न करे थे। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको बेसिकली अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट कि भाई कुछ ऐसा थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी की कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जहाँ पे ऑब्जर्वेशन एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो ही शुड कंसल्ट विद अदर्स इन द फर्म एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। और उसको ऑब्वियसली बात है ही इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए उसको फर्म से डेटाबेस लेना है। ठीक है, ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म एंड आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप। अगर कुछ आइडेंटिफाइड ब्रीचेस है ऑफ द फर्म्स एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो उसको भी वो भी कंसीडर करना है। एंड ही नीड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अप्लाइंग सेफगार्ड्स, ठीक है, टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल और कंसीडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। एंड purported disadvantage of an audit program can overcome, yes I agree, this overcome कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, ये काम को ये मैकेनिकल बना देता है, थोड़ा रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल बना देता है। इट मे किल द इनिशिएटिव्स ऑफ द एंटरप्राइजिंग एंड एफिशिएंट असिस्टेंट। ठीक है, एंड और कुछ इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स माइट टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, की इसमें तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है अगर ऑडिटर मस्ट हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द असिस्टेंट। दूसरा, उनको प्रमोट किया जाए, द असिस्टेंट शुड बी एनकरेज टू ऑब्जर्व मैटर्स ऑब्जेक्टिवली एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द नोटिस ऑफ द सुपरवाइजर और प्रिंसिपल। एंड सुपरविजन ऑफ द
work carried on by the assistant is necessary so that it can so that the disadvantage of the audit program can be overcome. An auditor of a company fails to document audit strategy and audit plan. So the documentation of the audit strategy, audit plan, and also the significant changes to the audit plan and audit strategy needs to be documented. So this is not correct. SA 300 states that the auditor shall plan the nature, timing, and extent of the direction and supervision of the engagement team member. तो हमने बोला उसको डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू प्लान करना पड़ता है. व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, सच सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड. तो मैंने बोला क्या वो एरिया ऑडिट कर रहा है, कौन ऑडिट कर रहा है. हमने बोला अगर अच्छा असिस्टेंट कर रहा है तो आपको ज्यादा रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑडिट, व्हाट इज द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, व्हाट इज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. अगर ज्यादा बड़ी एंटिटी है तो आपका रिव्यू भी ज्यादा होगा, छोटी एंटिटी है तो रिव्यू भी कम होगा. तो दैट इज overall chapter number 2. So we have revised it. Hopefully you have understood all the concept of this chapter. Let me know your thoughts into the comment section. So that is all for today. Thanks a lot. Bye. Have a good day.